हेलो दोस्तों, नमस्कार। 30 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर में आपका बहुत स्वागत है। आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन ऐप पर भी मिल जाएगी। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम गुरुजी ऐप सर्च करके। इसके अलावा ऐप से आप MPPSC प्री के लिए हिंदी माध्यम के नोट्स, इंग्लिश मीडियम के नोट्स और MPPSC प्री के लिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं केवल 499 रुपये में। उसके अलावा 2499 में आप हमारी MPPSC मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी केवल 2 टेस्ट हुए हैं। आप कोई भी टेस्ट कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम से पहले। ऐसा नहीं कि टेस्ट अगर अपलोड कर दिए गए हैं तो आप बाद में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी टेस्ट MPPSC मेंस के एग्जाम से पहले आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। शेड्यूल आप एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी चाहिए, नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि 1 मई से कितनी आयु से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है? तो ये 18 वर्ष से 44 वर्ष के बीच के लोगों के लिए। दूसरा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में कितने करोड़ बच्चों की वैश्विक टीकाकरण रणनीति की घोषणा की गई है? तो 5 करोड़ बच्चों की। तीसरा प्रश्न है कि अमेरिका की नई जनगणना के अनुसार वहां की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 7.4% की वृद्धि हुई है। चौथा प्रश्न है कि ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 11%। और पांचवा प्रश्न है कि सिप्री के अनुसार साल 2020 में सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का तीसरा स्थान है। वहीं छठवां प्रश्न है कि DRDO ने हवा से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये पाइथन 5 है। और सातवां प्रश्न है कि किस लेखक या लेखिका ने वेयर अबाउट्स नाम का अपना नया उपन्यास लॉन्च किया है? तो इनका नाम है झुम्पा लाहिड़ी। और आठवां प्रश्न है कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की पंचायत पुरस्कार 2021 की श्रेणी 1 में प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। और नवा प्रश्न है कि टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में शामिल भारतीय कंपनियां कौन सी हैं? तो इसमें जियो और बायजू 2 कंपनियों को शामिल किया गया है। 10वां प्रश्न है कि किस भाषा और राज्य के जाने माने लेखक मनोज दास का निधन हो गया है? तो ये उड़ीसा के थे। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि PM केयर्स फंड से कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 लाख, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्हीं के द्वारा PM केयर्स फंड, जो कि आपातकालीन परिस्थितियों से लड़ने के लिए एक नया न्यास, या हिंदी में न्यास कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रस्ट बनाया गया है। इससे 1 लाख ऑक्सीजन पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो होते हैं, यानी कि जो वायुमंडल से ही, हवा से ही ऑक्सीजन बना लेते हैं, इस प्रकार की एक छोटी सी मशीन होती है, तो उसकी खरीद को मंजूरी दी गई है। और इससे पहले PM केयर्स फंड से 162 प्रेशर स्विंग एडोर्प्शन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, यानी ऐसे जनरेशन प्लांट जहां से ऑक्सीजन बनाई जाएगी, मेडिकल ऑक्सीजन, और बाद में इनको बढ़ाकर 551 कर दिया गया था। यानी पूरे देश में ऐसे ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे 551 देश के अलग अलग अस्पतालों में। तो इसके अलावा और क्या किया जा रहा है कि फ्रांस, ब्रिटेन और दूसरे जो देश हैं वहां से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आपूर्ति भारत के लिए की जा रही है। वो देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। तो आपको ये याद रखना कि वर्तमान में कोविड-19 को लेकर जो भारत में दूसरी लहर आई हुई है, उसके कारण ऑक्सीजन की भारी किल्लत पूरे देश में देखने को मिल रही है और उसके कारण कई लोगों की दुखद मृत्यु भी हो रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए ऑक्सीजन और दूसरा रेमडेसिविर इंजेक्शन और एक फेविफ्लू करके मेडिसिन आती है, तो इन चीज़ों की बड़ी किल्लत हो रही है और कालाबाजारी भी हो रही है। हम लोगों ने अपनी जो इंसानियत होती है अंदर की, वो तक खो दी है कुछ लोगों ने, और उसमें वो इस प्रकार से पैसा बनाना चाह रहे हैं कि बस पूछिए मत। बात करें दूसरे प्रश्न की, कि दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे, ये हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है 29 अप्रैल को। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2021 की जो थीम है, जो विषय है, वो है नृत्य का उद्देश्य, यानी कि पर्पस ऑफ डांस। 29 अप्रैल का दिन इसलिए डांस दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसमें जीन जॉर्जेस नेवर करके एक महिला थी, जिन्हें आधुनिक बैले डांस जो होता है, जिसको आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, उसके निर्माता के रूप में जाना जाता है। और इन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, कि चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत 49वें स्थान पर है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो
तो चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स CGGI 2021, इसमें भारत 104 देशों में 49वें स्थान पर है। और इसमें नंबर 1 पर कौन है? तो फिनलैंड, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, वो नंबर 1 पर है फिनलैंड। और अंतिम स्थान की बात करें तो वेनेजुएला, जो 104वें नंबर पर है, ये लास्ट नंबर पर है। चाडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये चाडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। और ये 7 अलग अलग पैमाने हैं इसके, जिस पर मापा जाता है कि किसी देश में किस प्रकार की गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस है, बैड, मतलब बैड गवर्नेंस तो है नहीं, गुड गवर्नेंस है, लेकिन उसका लेवल क्या है। तो फिनलैंड नंबर 1 और वेनेजुएला नंबर 104 और इंडिया नंबर 49। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि किस देश ने नए स्पेस स्टेशन के लिए पहला मॉड्यूल लॉन्च किया है। स्पेस स्टेशन क्या होता है? ये अंतरिक्ष में एक प्रकार का अंतरिक्ष यात्रियों के लिए घर टाइप का होता है, जहां से वो चीज़ों को देखते हैं, करते हैं। तो याद रखिएगा, ये पहला स्पेस स्टेशन चाइना के द्वारा इसका पहला मॉड्यूल लॉन्च किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है चाइना। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो चाइना अपना एक नया स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है, उसके लिए पहला मॉड्यूल लॉन्च भी कर दिया गया है। और ये चाइना के उस मकसद को पूरा करने का पहला कदम है जिसमें अंतरिक्ष में स्थायी तौर पर मानव की मौजूदगी हो सकेगी, यानी कि चाइना के अंतरिक्ष यात्री स्थायी रूप से अब अंतरिक्ष में रह पाएंगे। जैसे भारत अभी गगनयान कर रहा है, लेकिन गगनयान केवल क्या कर रहा है, वहां पर कुछ समय के लिए रहेंगे और वापस आ जाएंगे। भारत भी एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, लेकिन उसकी जो लक्ष्यावधि रखी गई है वो काफ़ी लंबे समय तक रखी गई है। जहां तक मैं याद रख रहा हूँ, 2030 में संभवतः भारत अपना एक स्पेस स्टेशन बनाने की विचार कर रहा है, लेकिन उसका स्केल इतना बड़ा नहीं होगा जितना कि अभी अमेरिका का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी अंतरिक्ष में मौजूद है। तो चाइना ने अपने पहले स्पेस स्टेशन को टियोंगोंग नाम दिया है और 2022 में ये स्पेस स्टेशन अपना काम करना शुरू कर देगा। और अभी की बात करें तो केवल रूस और अमेरिका ही ऐसे 2 देश हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में अपना स्टेशन बनाने में कामयाबी हासिल की है। और केवल अभी एक ही स्पेस स्टेशन सक्रिय है, जो कि अमेरिका की नासा का है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसके बारे में आप खबर भी पढ़ते रहे होंगे कि कभी स्पेस एक्स ने 2 यात्रियों को हाल ही में जो है इसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचाया था। वहां से सामान लाना ले जाना ये लगातार करते रहते हैं। और लगातार स्पेस में आप अमेरिका के नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में पढ़ते रहते हैं कि इसने सबसे लंबे समय तक समय बिताया है। जैसे आपने भारतीय मूल की एक सुनीता विलियम्स थी, वो भी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में गई थी, इसी में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो ये अमेरिका का नासा का है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चाइना की। चाइना की राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग है और मुद्रा यहाँ की रेनमिनबी या युआन है। जिस प्रकार से हमारा रुपया और पैसा होता है उसी प्रकार के यूनिट है रेनमिनबी युआन, ये आप याद रखिएगा। चलिए मैप में मैं आपको अब चाइना लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको चाइना जाना है तो आपको मूव करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ देखेंगे, जो रेड कलर का बड़ा सा देश आपको दिखाई दे रहा है, ये चाइना है। अब चाइना के साथ भारत की बहुत लंबी सीमा लगती है। इधर ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये लद्दाख के क्षेत्र में आता है नए नक्शे के अनुसार। तो उसमें ये अक्साई चीन है जिस पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। और ये जो ग्रे कलर का एरिया दिख रहे हैं, ये भारत का हिस्सा है, भारत के पास में है। और लेकिन चाइना इसको अपना क्षेत्र मानता है, इसलिए इसको ग्रे कलर में दिखाया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है वो चाइना के साथ जो लगी हुई है वही मैक मोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। और चाइना की जो राजधानी है वो चाइना के इस उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पर देखेंगे तो ये बीजिंग जो है वो चाइना की राजधानी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को चाइना के और अंतरिक्ष मिशन के बारे में बता देता हूं। जैसे चाइना ने अपना मंगल ग्रह पर क्या किया है, एक रोवर पहुंचाया है और इस रोवर का जो नाम रखा गया है वो झोरंग, याद रखिएगा, मैंने अभी हाल ही में बताया था झोरंग। और ये तियानवेन 1 करके इनका प्रोजेक्ट है, राइट, जैसे हमारा मंगल मिशन था। और ये जुलाई 2020 में इसको लॉन्च किया गया था और मई 2021 में ये कहाँ पहुँचने वाला है, ये मंगल में पहुँचेगा और मंगल पे ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, मंगल पर उतरेगा। और अगर ये सफल हो जाता है तो चाइना अमेरिका के बाद दूसरा देश होगा जो ऐसा कर पाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात 5वें प्रश्न की होगी कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला और पहली एशियाई महिला कौन बन गई हैं। और ये बनी हैं कृति करंत, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो बेंगलुरु का सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज, इसकी मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक हैं डॉक्टर कृति के करंत और इनको 2021 का वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुना गया है। और ये पहली ऐसी महिला भारतीय और एशियाई महिला बन गई है जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा। और ये पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बात 6वें प्रश्न की होगी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा
वित्त सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? और ये नामित किए गए हैं टीवी सोमनाथन, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो व्यय सचिव हैं वर्तमान में टीवी सोमनाथन, इनको मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति है उस समिति के द्वारा वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है। 1987 बैच के आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ये तमिलनाडु कैडर के अधिकारी हैं। और अभी हाल ही में जो विनिवेश विभाग है, देखिए अलग अलग मंत्रालय होते हैं, मंत्रालय के अलग चीज़ होती है और विभाग अलग होते हैं, राइट। जैसे वित्त मंत्रालय है तो वित्त मंत्रालय में काफ़ी सारे विभाग हैं, राजस्व विभाग है, विनिवेश विभाग है। तो विनिवेश विभाग का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये यानी कि DIPAM ये कर दिया गया है। और DIPAM का उद्देश्य केंद्र सरकार के निवेश का कुशल प्रबंधन करना और उसके विनिवेश को प्रबंधन करना है। बात करें 7वें प्रश्न की कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर कहाँ बनाया गया है? तो 3D प्रिंटेड घर IIT मद्रास में बनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IIT मद्रास के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया और इस घर को महज 5 दिनों के अंदर बनाया गया है। इसे TVASTA इसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस इसके द्वारा बनाया गया है और ये IIT मद्रास के छात्रों के कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको बनाया गया है। 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है जिसके मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं, इसने एडिटिव विनिर्माण के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी की थी। तो ये आपको याद रखना है। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किस संगठन के डिजिटल और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? और ये प्रतिनिधित्व किया है G7 देशों की बैठक में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने G7 डिजिटल और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत जो टेक्नोलॉजी के उपयोग में डिजिटल समावेशन हो रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डिजिटल प्रौद्योगिकी पहुंचाई जा रही है और आम लोगों के जीवन में उससे क्या सकारात्मक बदलाव आ रहा है, इसके बारे में बताया है। रविशंकर प्रसाद ने बात करें तो इनके उपयोगकर्ताओं का डाटा निजता की सुरक्षा और सुरक्षित साइबर स्पेस बनाने के बारे में चर्चा की है। अब G7 क्या है ये जान लीजिए। G7 ऐसे 7 देशों का समूह है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा इनके पास आर्थिक शक्ति है, सबसे आर्थिक सशक्त देश हैं। इसमें शामिल हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले इसमें रशिया भी शामिल हुआ करता था, लेकिन रशिया को इसको हटा दिया गया। अब ये G7 के नाम से जाना जाता था। जब रशिया था तो इसको G8 के नाम से जाना जाता था। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि संशोधित GNCT अधिनियम किस केंद्र शासित प्रदेश में इसको लागू किया गया है और यूनियन टेरिटरी में इसको लागू किया गया है? तो इस पहले GNCT का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ये हो गया GNCT और आगे आ जाएगा ऑफ दिल्ली, राइट। दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021, ये इसका GNCT अधिनियम का पूरा नाम है। तो ये जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है ये दिल्ली के लिए है। और क्या है ये कानून और क्यों लागू कर दिया और क्यों इस पर हंगामा मचा था? तो भारत की जो राजधानी है दिल्ली, उसमें 27 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधित अधिनियम 2021 इसको लागू कर दिया गया है। और ये अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी में निर्वाचित सरकार से अधिक उपराज्यपाल की कार्य शक्तियों को प्रधानता देता है। यानी कि अब यहां पर क्या कर दिया गया है कि इस कानून के अनुसार दिल्ली सरकार का मतलब हो गया उपराज्यपाल। अभी तक क्या था? दिल्ली सरकार मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो थी, लेकिन अब इसका मतलब उपराज्यपाल हो गया है। और अब सरकार कोई भी कार्यकारी कार्रवाई करेगी तो उससे पहले उसे राज्यपाल की राय लेनी होगी। इसको कानूनी जमा पहना दिया है। पहले इसी प्रकार की लड़ाइयाँ चलती रही थी दिल्ली सरकार के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में, और फिर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली थी और अधिकांश शक्तियाँ मुख्यमंत्री को वापस आ गई थी। लेकिन उसी को केंद्र सरकार ने तोड़ निकालते हुए नया कानून बना दिया, राज्यसभा से लोकसभा से उसको पास किया गया और उसके बाद ये लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब दिल्ली सरकार मतलब उपराज्यपाल होगा। उपराज्यपाल के पास ही अधिकांश शक्तियां दे दी गई हैं और बिना राज्यपाल को कंसल्ट किए दिल्ली सरकार कोई कार्यकारी कार्यवाही अब नहीं कर सकती है। बात करेंगे अब हम 10वें प्रश्न की कि कहाँ स्थित
सेंट्रल फॉर्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का परीक्षण किया गया है। इसको प्रमाण पत्र भी दिया गया है और ये टेस्टिंग इंस्टीट्यूट स्थित है बुधनी मध्य प्रदेश में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो सेंट्रल फॉर्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुधनी, इसने संस्थान में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का परीक्षण किया गया और संस्थान ने CMVR जांच प्रयोगशाला के लिए 30 मार्च 2021 को NABL मान्यता प्रमाण पत्र, एक प्रकार का ये मान्यता प्रमाण पत्र होता है कि ट्रैक्टर की क्षमताओं के बारे में बताता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर अन्य प्रकार के ट्रैक्टरों की तुलना में पर्यावरण के ज़्यादा अनुकूल है। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच 19वां द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 शुरू हुआ है, और ये भारत और फ्रांस के बीच में शुरू हुआ। अब तो ये खत्म भी हो गया है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब आज के प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। तो आप कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सी फिल्म है जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। और ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।